गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम केदारनाथ अग्रवाल जी को पढ़ेंगे। हमने बादल को घिरते देखा है, अच्छे से कंप्लीट कर लिया और आज हम पढ़ेंगे अच्छा होता, जो अपूर्वा से ली गई है रचना, केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। तो आज हम इसको देखते हैं। अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए परार्थी पक्का और नियत का सच्चा होता, ना स्वार्थ का चाह बच्चा ना दगैल दागी, ना चरित्र का कच्चा होता। अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए दिलदार दिलेर और हृदय की थाती होता, ना ईमान का घाती ठगैत ठाकुर ना मौत का बाराती होता। ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ पर कवि जो देखिए, सबसे पहले तो संदर्भ लिखना आपको आ गया होगा। ठीक, तो आज हम पहले प्रसंग ही आपको बताएंगे। तो प्रसंग यहाँ पर ये होगा, कह रहा अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए परार्थी पक्का और नियत का सच्चा होता, ना स्वार्थ का जा बच्चा ना दगैल दागी होता। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कवि क्या कर रहा है। कवि इंसान को परोपकारी, कवि दिलदार दिलेर और हृदय की थाती होता, ना ईमान का घाती ठगैत ठाकुर ना मौत का बाराती होता। ठीक, देखिए सीधी सीधी बात यहाँ पर यह है कि प्रसंग आप ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि एक अच्छा इंसान, मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है। ठीक, मतलब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है और इसी के माध्यम से वह एक स्वस्थ और अच्छे समाज की कल्पना भी कर रहा है। ठीक, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा। क्या होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है और इसी के माध्यम से एक स्वस्थ समाज की भी कल्पना कर रहा है। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रसंग। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। अच्छा होता, कवि कह रहा है कि यह देश और समाज के लिए अच्छा होता। कह रहा अच्छा होता मतलब यह हमारे देश और समाज के लिए बहुत अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए परार्थी पक्का और नियत का सच्चा होता। ठीक, कवि कह रहा है कि अगर आदमी आदमी के लिए, मतलब कह रहा है कि जब एक आदमी दूसरे आदमी के क्या होता, हित में काम करता। ठीक, मतलब कह रहे हैं कि जब एक आदमी दूसरे आदमी के हित में काम करता, परार्थी पक्का और नियत का सच्चा होता। कह रहे हैं कि व्यक्ति क्या होता, परार्थी मतलब परोपकारी होता। मतलब कह रहे हैं कि व्यक्ति स्वार्थी ना होकर परोपकारी होता और क्या होता, पक्का और नियत का सच्चा होता। कह रहे हैं कि उसकी नियति स्वच्छ और साफ होती, ना स्वार्थ का चाह बच्चा। कह रहे हैं कि और ना वह स्वार्थ का चाह बच्चा, मतलब स्वार्थ का बच्चा मतलब स्वार्थी। ठीक, तो कह रहे हैं कि और वह ना स्वार्थी और ना क्या होता, ना दगैल दागी, और ना वह क्या होता, दागी होता, और निस्वार्थ और निस्वार्थी होता। तो कवि कह रहा है कि बहुत अच्छा होता। ठीक, फिर से देखते हैं इसको। देखिए, अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए परार्थी पक्का और नियति का सच्चा होता, ना स्वार्थ का चाह बच्चा ना दगैल दागी ना चरित्र का कच्चा होता। ठीक, अच्छा होता। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यह हमारे देश और समाज के लिए बहुत अच्छा होता जब एक आदमी दूसरे आदमी के हित में काम करता, परार्थी मतलब कह रहे हैं कि वह परोपकारी होता, पक्का और नियत का सच्चा होता। कह रहे हैं कि उसकी नियति स्वच्छ और साफ होती, ना स्वार्थ का चाह बच्चा ना दगैल दागी। कह रहे हैं कि वह स्वार्थी और दागी ना हो करके क्या होता,
निस्वार्थी होता, तो कवि कह रहा है निस्वार्थी होता तो यह हमारे देश और समाज के लिए बहुत अच्छा होता। ठीक, न चरित्र का कच्चा होता, कह रहे हैं कि व्यक्ति क्या होता, चरित्रवान होता। ठीक, व्यक्ति चरित्रवान होता तो कह रहे हैं कि यह हमारे देश और समाज के लिए बहुत अच्छा होता। यही कह रहा है अच्छा होता। कवि कह रहा है कि क्योंकि एक चरित्रवान व्यक्ति ही क्या करता है, अपने आचरण से या अपने व्यवहार से एक अच्छा देश और एक अच्छा समाज बनाता है। तो इसीलिए कह रहा है कि ना चरित्र का कच्चा होता। ठीक, मतलब कवि कह रहा है कि वो व्यक्ति क्या होता, चरित्रवान होता तो यह हमारे देश और समाज के लिए बहुत अच्छा होता। क्यों? क्योंकि जो एक चरित्रवान व्यक्ति होता है वह अपने अच्छे आचरण से, अपने व्यवहार से क्या करता है, देश और समाज को अच्छा बनाता है। ठीक, फिर दिया है अगर आदमी आदमी के लिए दिलदार दिलेर और हृदय की थाती होता, न ईमान का घाती ठगै ठाकुर न मौत का बराती होता। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आदमी आदमी के लिए, ठीक, कवि कह रहा है कि यह कितना अच्छा होता कि जब आदमी आदमी के लिए। अब देखिए यहाँ पर जब आप आदमी आदमी लिखेंगे तो इसके बीच में कॉमा लगाएंगे। ठीक, ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख देना है। ठीक, कि आदमी आदमी ऐसे नहीं लिख देना है वहाँ पर। ठीक, व्याख्या करते समय ऐसे आपको नहीं लिख देना है। वहाँ पर क्या करेंगे, बीच में एक कॉमा लगाएंगे। बीच में क्या करेंगे, एक कॉमा लगाएंगे, तब उसका अर्थ मतलब समझ में आएगा। ठीक, क्योंकि आपको कॉमा का मतलब पता होना चाहिए कि जैसे एक कॉमा या कोई भी विराम चिन्ह लगाने से क्या परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमने आपको कई बार बताया है कि जैसे यहाँ पर है लड़ो मत भागो। ठीक, अब देखिए कॉमा किस तरीके से परिवर्तित करता है अर्थ को। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पर हम लड़ो के बगल में कॉमा लगाएंगे तो लड़ो मत भागो, यहाँ पर अर्थ क्या निकल रहा है कि लड़ने के लिए बोल रहा है, भागने के लिए नहीं बोला जा रहा है। और यहाँ पर लड़ो मत भागो। ठीक, इसका मतलब क्या है, यहाँ ना लड़ने के लिए बोला जा रहा है और यहाँ पर भागने के लिए बोला जा रहा है। तो कॉमा कितना अर्थ को परिवर्तित कर देता है, आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी कॉमा लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर आदमी आदमी के लिए दिलदार दिलेर। ठीक, दिलदार दिलेर मतलब क्या होता है, यहाँ पर दिलदार और दिलेर कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर मर मिटने के लिए तैयार हो जाता। ठीक, यहाँ पर दिलदार और दिलेर कहने का मतलब ये है कि मतलब बिना डरे हुए, ठीक, बिना किसी हिचक के एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए या एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए क्या होता है, मर मिटने के लिए तैयार होता। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर आदमी आदमी के लिए दिलदार दिलेर। ठीक, कह रहे हैं कि कवि कह रहा है कि कितना अच्छा होता कि जब आदमी, देखिए जब आदमी आदमी के लिए, ठीक, जब आदमी आदमी के लिए क्या होता, मर मिटने को तैयार रहता। ठीक, दिलदार मतलब दिलेर होता, मर मिटने को तैयार रहता और हृदय की थाती होता। और वही आदमी क्या करता, आदमी के लिए आदमी के दुख दर्द में शामिल होता। हृदय की थाती होना मतलब क्या है, दुख दर्द। ठीक, मतलब हृदय के भावों को समझना। ठीक, मतलब उसके मनोभावों में उसका जो दुख है सुख है उसमें शामिल होना। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि और हृदय की थाती होता, कह रहे हैं कि आदमी आदमी के दुख में शामिल होता, ना ईमान का घाती होता। कह रहे कि और जब आदमी ईमानदारी की धज्जियां उड़ा रहा है। ठीक, और ठगैते ठाकुर और क्या है, मतलब ठगी में भी लिप्त है। ठीक, मतलब ठगी दूसरे को धोखा देने में लिप्त है। तो कवि कह रहा है कि अगर ऐसे समय में, करें कि ऐसे समय में यदि व्यक्ति चरित्रवान होता तो वह अपने आचरण और अपने व्यवहार से एक अच्छा और
एक अच्छा और स्वस्थ समाज की का निर्माण करता, ठीक, और ना मौत का बाराती होता। और कह रहे हैं कि चारों तरफ मौत का तांडव है, ठीक, ना मौत का बाराती होता। कह रहे हैं कि ये जो चारों तरफ मौत का तांडव दिख रहा है ये सब भी ना होता। तो कवि कह रहा है तो ये हमारा समाज कितना खुशहाल होता, ये हमारा देश हमारा समाज कितना खुशहाल होता, ठीक, यही कह रहा है कि अच्छा होता। कह रहे कि यह हमारे देश और समाज के लिए बहुत अच्छा होता, ठीक। तो यहाँ पर काव्य सौंदर्य में केवल और केवल एक चीज़ है, भाषा। क्या है? सहज सरल खड़ी बोली, ठीक, सहज सरल खड़ी बोली आपकी भाषा यहाँ पर होगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं, इन्हीं का पद है सितार संगीत की रात। क्या है? सितार संगीत की रात। देखते हैं, आग के ओंठ बोलते हैं सितार के बोल, खुलती चली जाती हैं शहद की पंखुड़ियाँ, चूमती उंगलियों के नृत्य पर राग करते हैं किलोल, रात के खुले वक्ष पर चंद्रमा के साथ शताब्दियाँ झांकती हैं, अनंत की खिड़कियों से संगीत के समारोह में कौमार बरसता है, हर्ष का हंस दूध पर तैरता है, जिस पर सवार भूमि की सरस्वती काव्यलोक में विचरण करती है, ठीक। तो अब यहाँ पर कवि क्या कर रहा है? यहाँ पर कवि सितारे की बोल का या सितार की जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसका यहाँ पर कवि वर्णन कर रहा है, ठीक। अब देखते हैं, आग के ओंठ बोलते हैं। कवि कह रहा है कि जो अग्निवत ओंठ है, मतलब आग की तरह जो ओंठ की बोल की तुलना किससे की है? बोल सितार के बोल मतलब की तुलना सितार से की है, ठीक। कह रहे कवि ने जो ये अग्निवत ओंठ के जो बोल हैं, जो ध्वनि है, उसकी तुलना सितार से की है। और कवि कह रहा है कि खुलती चली जाती हैं शहद की पंखुड़ियाँ। कवि कह रहा है कि जब सितार की ध्वनि जब निकलती है, सितार में या सितार से जब ध्वनि निकलती है तो खुलती चली जाती हैं शहद की पंखुड़ियाँ। तो कह रहे हैं कि शहद युक्त ये जो मन की पंखुड़ियाँ हैं ये खुल जाती हैं। कहने का मतलब कि अग्निवत ओंठ कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से सुबह प्रातः काल में क्या होता है, सूर्य की किरणें जैसे ही फैलती हैं, सूर्य की जब पौ फटती है तो पुष्प की पंखुड़ियाँ अपने आप क्या होती हैं, उससे सूर्य की पहली किरण देखते ही खुल जाती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो सितार की ध्वनि है, यानी कि जब निकलती हैं तो जो हृदय रूपी पंखुड़ियाँ हैं यह भी क्या होती हैं, खुल जाती हैं। मतलब सितार की ध्वनि को सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है, ठीक। चूमती उंगलियों के नृत्य पर राग करते हैं किलोल। और क्या है, कहने की उंगलियां नृत्य करने लगती हैं। कहने का मतलब कि जब सितार बजता है तो उसमें वो उंगलियों से ही बजाया जाता है, ठीक। तो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि उंगलियां क्या कर रही हैं, उस सितार पर नृत्य करने लगती हैं और राग करते हैं किलोल, रात के खुले वक्ष पर, ठीक। रात के खुले वक्ष पर मतलब क्या है, और कहाँ, चंद्रमा के साथ। कह रहे हैं कि चंद्रमा के साथ मतलब कह रहे हैं कि रात के खुले वक्ष पर मतलब रात में खुले आसमान पर, कह रहे हैं कि रात में खुले आसमान पर चंद्रमा के साथ मतलब चंद्रमा के साथ जो सितार की ध्वनियाँ निकलती हैं वे क्या हैं, राग करते हैं किलोल। मतलब वे कह रहे हैं कि वो बहुत प्रकार की राग या उसमें सुर उत्पन्न होते हैं जो अत्यंत मनमोहक होता है, ठीक। शताब्दियां झांकती हैं अनंत की खिड़कियों से। तो यहाँ पर कवि कह रहा है, कवि कहता है कि जो ये अनंत आकाश की खिड़कियों से, ठीक, जो अनंत आकाश है इसको कवि ने खिड़कियों से तुलना किया है, ठीक। कहना कि अनंत आकाश की खिड़कियों से क्या है, संगीत के समारोह में कौमार बरसता है। कवि कह रहा है कि मानो शताब्दियाँ क्या कर रही हैं, शताब्दियाँ झांकती हैं, मतलब कह रहा है कि मानो शताब्दियाँ झांक रही हैं, ठीक। फिर से देखते हैं, शताब्दियाँ झांकती हैं अनंत की खिड़कियों से। कवि कहता है कि अनंत आकाश की खिड़कियों से मानो शताब्दियाँ झांक रही हैं और संगीत के समारोह में कौमार बरसता है।
और कवि कह रहा है कि संगीत के इस समारोह में भी कौमार्य झलकने लगता है। ठीक, हर्ष का हंस दूध पर तैरता है। कवि कह रहा है कि ये जो प्रसन्नता रूपी हंस, ठीक, हर्ष का हंस मतलब जो प्रसन्नता रूपी हंस है, मानो क्या कर रहा है, दूध पर तैर रहा है। ठीक, हर्ष का हंस दूध पर तैरता है। कवि कह रहा है कि ये जो प्रसन्नता रूपी हंस है मानो दूध पर तैर रहा है, और जिस पर सवार भूमि की सरस्वती, कवि कह रहा है कि ऐसा मालूम पड़ रहा है कि धरती की सरस्वती हंस पर क्या होकर, सवार होकर क्या करे, काव्यलोक में विचरण करती हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे काव्यलोक में सरस्वती भ्रमण कर रही हो। ठीक, जिस पर सवार भूमि की सरस्वती काव्यलोक में विचरण करती हैं। कवि कह रहा है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि धरती की सरस्वती हंस पर सवार होकर काव्यलोक में विचरण कर रही हैं। ठीक, तो ये आपका चैप्टर भी यहाँ से क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर भी जो आपका काव्य सौंदर्य होगा, यहाँ पर भी जो आपका काव्य सौंदर्य होगा वो केवल सहज, सरल और खड़ी बोली है। अगर अलंकार लिखना चाहेंगे तो अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। ठीक, बाकी केवल सहज, सरल, खड़ी बोली यहाँ पर है। ठीक, तो अभी आपका जो है एक चैप्टर और बचा है, 2 चैप्टर है। एक तो रैदास जी का है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक, तो और उसके पहले है शिवमंगल सिंह सुमन का युगवाणी। ठीक, युगवाणी है, तो इसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और ये अभी आपका क्लास 9th का जो सिलेबस है ये अभी आपका 4 दिन और चलेगा। ठीक, फिर उसके बाद हम हाई स्कूल का सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले आप लोग ये 9th का अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे।